नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करते हैं टॉप 10 की। आधे भारत में मानसून की बारिश ने जबरदस्त कहर ढाया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। राहगीर भी दहशत में हैं। चट्टानें रास्ता रोक रही हैं। पानी के बहाव के बीच लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरों का मलबा ट्रैक में आने से ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। ट्रैक पर जल भराव भी हो गया है। रेलवे की टीम मलबे को हटाने में जुटी। टीम न्यूज नेशन। उधर असम बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 50 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बिहार में सबसे ज्यादा असर मधुबनी, कटिहार और सुपौल में दिख रहा है। वहीं असम में बाढ़ त्रासदी आ गई है। लाखों लोग घर से बेघर होने के लिए मजबूर हैं। बिहार में बाढ़ जबरदस्त तबाही लेकर आई है। मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा यहीं के। बिहार के मधुबनी की बात करें तो बाढ़ ने यहां भी जबरदस्त कहर ढाया है। यहां का गोपलखा गांव पूरी तरह बाढ़ में समाया हुआ है। गांव के ज्यादातर घर बाढ़ के पानी में बह चुके हैं, क्योंकि कमलवाला नदी का बांध जो इस गांव के पास है वो टूट गया है और बांध टूटने से ही मधुबनी और दरभंगा जिले के बड़े हिस्से में बाढ़ के खतरनाक हालात। बताया जा रहा है कि यहाँ 200 घरों के नामो निशान ही नहीं मिल रहे। बाढ़ की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। कटिहार में बाढ़ के आगे जिंदगी पूरी तरह बेबस नजर आ रही है। सैलाब के बीच लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई बच्चों को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है तो कोई एक दूसरे के सहारे सैलाब को पार करता नजर आया। असम में 30 जिले बाढ़ की जद में है। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी रौद्र रूप लिए हुए है। गुवाहाटी में नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसका पानी रोज नए नए इलाकों को अपनी आगोश में ले रहा है। घर, खेत, खलिहान सब पानी में बर्बाद हो चुके हैं। गंभीर हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे असम में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां जोरहाट, तेजपुर, धुबरी में भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि असम में 1.5 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। बाढ़ से 4000 गांव प्रभावित हैं। लोग राहत शिविरों की तरफ रुख कर रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना राहत और बचाव कार्य में लगी है।
सरकार ने 150 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा डूब चुका है। हाथी, हिरण और गैंडे जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पंजाब के मोगा में लगातार बारिश से सतलज नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा है। नदी का लेवल बढ़ने से किसान मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि हजारों एकड़ धान की फसल डूबकर नष्ट हो चुकी है। नदी के पास के गांव के लोगों में प्रशासन के गैर इंतजामों को लेकर आक्रोश भी है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पंजाबी बाग इलाके में कारोबारी पर सरेआम बदमाशों ने हमला कर दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर जान ले ली। राजधानी दिल्ली में सरेआम फायरिंग, बदमाशों के हमले में मीट कारोबारी की मौत। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा। अपराधी अब सरेआम वारदात को अंजाम देने से हिचक नहीं रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके का है, जहां सलीम नाम के एक मीट कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। भीड़ वाले इलाके में बदमाशों ने बड़ी ही आसानी से कार सवार सलीम को गोली मारी और फरार हो गए। जी हाँ, शाम के 7 बजे के आसपास जो है पश्चिम विहार के ऑर्डिनेंस डिपो के पास एक मीट कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। हत्या भी ऐसी जगह पर जहां पर जाम लगा रहता है दिन के समय और अपराधी आते हैं, बड़े ही आसानी से हत्या करके चले जाते हैं। वारदात के बाद सलीम को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सलीम कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया है। ऐसे में पुलिस आपराधिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। इस वारदात के बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि राजधानी में बदमाश कब तक यूं ही बेखौफ घूमेंगे। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जो है वो जोर शोर से चल रही है। लेकिन शाम के वक्त जिस वक्त ये घटना होती है उस वक्त जो है अपराधी बड़े ही आसानी से एक युवक की हत्या करके फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है वो अपने हाथ मलती रह जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में बदमाशों ने कोर्ट से जेल ले जा रही पुलिस वैन पर हमला कर 3 कैदियों को छुड़ा लिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पूरे संभल की कर दी गई है नाकेबंदी। शहर से लेकर गांव तक कर दिए गए हैं सुरक्षा के सख्त इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस की लगी हुई है सतर्क निगाहें। सड़क और चेकनाकों के साथ ही खेत और गलियों की भी खाक छान रही है पुलिस। वर्दीधारी पुलिस के साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान और अधिकारी पूरे इलाके को छानने में जुटे हैं। यहाँ बनिया ढेर इलाके में बदमाशों ने किया है पुलिस पर हमला। चंदौसी कोर्ट में कैदियों की पेशी के बाद मुरादाबाद लौट रही पुलिस वैन पर हमला कर बदमाशों ने न केवल 3 कैदियों को छुड़ा लिया बल्कि पुलिस के 2 कांस्टेबल की हत्या भी कर दी। ड्राइवर को पीछे से गोली चलने की आवाज आई, उसने गाड़ी रोका तो देखा पीछे से जो कैदी हैं उन लोगों ने उसमें 2 हमारे सिपाहियों को गोली मार दिया और यहाँ से एक राइफल लेकर के भाग गए। वारदात के बाद जब तक लोग संभलते तब तक 3 कैदी वैन से उतरकर फरार हो चुके थे। वारदात की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है और फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि तीनों फरार कैदियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। उधम सिंह नगर से एक बार फिर 3 युवक भीड़ के गुस्से का शिकार हुए। दरअसल इन तीनों युवकों पर चोरी का आरोप लगा है और स्थानीय लोगों ने पकड़कर तीनों को जमकर पीटा। हालांकि मामले का वीडियो वायरल होने के बाद युवकों के परिजनों ने मामले में संबंधित थाने में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरों में आप एक युवक को काली टी-शर्ट पहने देख सकते हैं। युवक का हाथ पीछे की तरफ मोड़कर पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरे युवक को कुछ लोग जमीन पर बिठाकर उसे पकड़े हुए हैं। काली टी-शर्ट पहने युवक को एक शख्स पहले चप्पल दिखाता है। इस बीच पीड़ित युवक अपनी सफाई भी रखता है, लेकिन चप्पल पकड़े हुए यह शख्स उस युवक की एक नहीं सुनता और उसके चेहरे पर चप्पलों की बारिश कर देता है। वह उसे एक के बाद एक कई बार चप्पलों से मारता है। इस बीच ये युवक जमीन पर गिर पड़ता है और बार बार रहम की गुहार लगाता है, लेकिन इस शख्स को उस पर रहम नहीं आता। वो जमीन पर गिरे हुए युवक को तो पीटता ही है, साथ ही दूसरे युवक पर भी चप्पल से वार करता है। अब फ्रेम में एक तीसरा युवक आता है।
इसे भी यह शख्स चप्पल से पीटता है। चप्पलों से पिट रहे तीनों युवकों पर चोरी का आरोप लगा है। तस्वीरें उधम सिंह नगर की हैं, जहां इन तीनों युवकों को चोरी के इल्जाम में इलाके के लोगों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, चोरी के आरोपी इन तीनों युवकों को लोगों ने लाठी डंडों से भी पीटा। इसके बाद सूचना कदरपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। तीनों युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा हो गया। तीनों युवकों के परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे घूमने गए थे, ना कि चोरी करने। उन पर लगाया गया चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। परिजनों ने पुलिस को आरोपी लोगों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। तब पैर बांध के, हाथ बांध के, उल्टे करके और खूब मारा, जितना मारना चाहिए ना होना चाहिए और उन्हें बिल्कुल सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस भी मामले में जांच कर आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। कुछ ग्रामवासियों के द्वारा 3 लोगों को पकड़ के थाना में यहाँ दाखिल किया गया था। उनके द्वारा बताया कि ये रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद आज उनके परिजन थाने पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि दौरान गिरफ्तारी पब्लिक ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। उसके संबंध में तहरीर पे उचित कार्रवाई करके जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई की। तीनों युवकों ने चोरी की है या नहीं, ये जांच का विषय है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस भीड़ को न्याय करने का अधिकार किसने दे दिया? क्या लोगों का कानून से भरोसा उठता जा रहा है? दिव्य आलोक, न्यूज नेशन, उधम सिंह नगर। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुरा में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करना एक टीचर को महंगा पड़ गया। बच्चों के घर वालों ने स्कूल में धावा बोलकर आरोपी टीचर की जमकर पिटाई कर दी। सफेद शर्ट में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। लोगों की भीड़ ने उसे घेर रखा है। 2 महिलाएं और 2 पुरुष जमीन पर पड़े युवक की पिटाई कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और लोग आते हैं, जमीन पर पड़े युवक को उठाते हैं और सड़क पर पैदल चलते हुए मारना शुरू कर देते हैं। तस्वीरें बंगाल के बांकुड़ा की, जिस युवक को भीड़ पीट रही है, दरअसल वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है। मास्टर साहब पर आरोप है कि इन्होंने प्राइमरी स्कूल में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है और जब छात्राओं ने इनकी इस हरकत की शिकायत अपने घर वालों से की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए घर वालों ने इस अध्यापक का क्या हाल किया है वो आपके सामने है। घर वालों का गुस्सा कितना था, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अभिभावकों ने टीचर को इसी तरह पीटते हुए पुलिस के हवाले किया। टीम न्यूज नेशन। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खूनी संघर्ष हुआ। जमीन विवाद के कारण हुए इस खूनी संघर्ष में हुई फायरिंग के कारण 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है और पुलिस केस दर्ज कर जांच भी कर रही है। खूनी संघर्ष के बाद अस्पताल के फ्लोर पर पड़े इन शवों की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सोनभद्र जिला अस्पताल में जब एक साथ 10 लोगों को पुलिस जख्मी हालत में लेकर आई तो हड़कंप मच गया। दरअसल यूपी के सोनभद्र में जमीन विवाद पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यहाँ के गाँव उम्भा में ग्राम प्रधान की जमीन पर गाँव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा हटाने पहुँचे ग्राम प्रधान का लोगों ने विरोध किया तो उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उम्भा गाँव का प्रधान है जिसका नाम है यगवत घुर्तिया। ये अपने साथ कुछ ट्रैक्टरों में लोगों को भरकर ले आया और यहाँ के ग्रामीण जो उसकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे इनके सामने अपनी खेत की वो जुताई करने लगा ट्रैक्टरों से। जब लोगों ने विरोध किया तो वो अपने साथियों के साथ उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस झगड़े में 10 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 19 अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, भाजपा राज में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े हत्याओं का दौर जारी है। सोनभद्र के उम्भा गांव में भू माफियाओं द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 गोंड आदिवासियों की सरेआम हत्या ने दिल दहला दिया। प्रशासन, प्रदेश मुखिया, सब मंत्री सो रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश? वहीं पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, अपराधियों के आगे नतमस्तक भाजपा सरकार में एक और नरसंहार। सोनभद्र में भू माफियाओं द्वारा जमीन विवाद में 9 लोगों की हत्या दहशत और दमन का प्रतीक।
सभी मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख का मुआवजा दे, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। वहीं इस मामले को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उठाने की बात कह रहे हैं। इस विधानसभा में उठाएंगे, इसका संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। इस सरकार में इससे भी बड़ी घटना होती रहेगी। ये सरकार जनसंख्या को कम कर रही है और कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों को तुरंत उचित इलाज दिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही वारदात के पीड़ितों को सीएम ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम ने मिर्जापुर कमिश्नर और वाराणसी जोन के एडीजी को संयुक्त रूप से घटना के कारणों की जांच कर 24 घंटे के अंदर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। वहीं 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जितेंद्र, न्यूज नेशन, सोनभद्र। उधर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में अचानक बिजली के तारों में भड़की चिंगारी ने खौफ का मंजर फैला दिया। पोल धू-धू कर जलने लगा। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पश्चिम बंगाल के बर्धमान की ये तस्वीरें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जब बिजली के पोल पर आतिशबाजी जैसा मंजर देखने को मिला। बिजली के पोल पर अचानक विस्फोट होने लगा। शहर के बीचों बीच अचानक ब्लास्ट की इस घटना से हड़कंप मच गया और रात करीब 12:30 बजे सड़क पर जाम लग गया। तारों के जंजाल के बीच काफी देर तक आगजनी और धमाका होता रहा। रास्ते से गुजरने वालों की भी कुछ देर के लिए सांसें रुक गई। देखते ही देखते बिजली का यह पोल पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और फिर पोल धू-धू कर जलने लगा और दुकान में आग लग गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। बर्धमान से उदय प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट दर्द की शिकायत लेकर एक शख्स डॉक्टर के पास पहुंचा। जांच के बाद जो सामने आया उसे देखकर डॉक्टर चौंक गए। आखिर क्या थी दर्द की वजह, देखिए। अस्पताल के बेड पर पड़ा पेट दर्द का ये मरीज और इसके सिर के पास ही रखा है वो सारा सामान जो इसके पेट दर्द की वजह थी। दरअसल करीब 20 दिन पहले से इस शख्स के पेट में दर्द था। दर्द की शिकायत के साथ ये डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर को जांच में जो पता चला उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस शख्स के पेट में ऐसी चीजें थी जिनका इस्तेमाल काटने या सिलने में किया जाता है। देखिए ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पेट के अंदर से क्या क्या निकाला। इस शख्स के पेट में प्लास्टिक के पेन, बोरा सिलने वाला सुआ, आरी के ब्लेड, चमड़े के बेल्ट का टुकड़ा और तार के टुकड़े समेत 33 चीजें निकली हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। डॉक्टर के साथ साथ इस शख्स के परिजन भी हैरान हैं, क्योंकि उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटा ऐसी चीजें खा रहा है। डॉक्टर को इस ऑपरेशन में 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि ये सभी धातु पेट के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इन धारदार चीजों से पेट में कोई गहरा घाव नहीं हुआ। टीम न्यूज नेशन। उधर अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट 25 जुलाई से मामले की रोजाना सुनवाई पर फैसला कर सकता है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम सुनवाई, मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर होगा फैसला। रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर रोजाना सुनवाई पर फैसला संभव। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। अयोध्या विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों से बात करने के लिए बनाई गई मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मध्यस्थता कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ देखेगी। अगर बेंच कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई पर फैसला ले सकती है। मध्यस्थता कमेटी आज कोर्ट को बताएगी कि क्या बातचीत से इस विवाद का कोई रास्ता निकल सकता है। दरअसल अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद मामले के एक पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दाखिल करके कहा था कि मध्यस्थता को लेकर की गई कोशिशों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, इसीलिए मध्यस्थता की प्रक्रिया को खत्म कर मामले की रोजाना सुनवाई की जाए। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने गोपाल सिंह विशारद की मांग को ठुकरा दिया था। इसके साथ ही मध्यस्थता कमेटी को 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में मध्यस्थता कमेटी बनाई थी। कमेटी में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचो शामिल हैं। कमेटी बनाने का मकसद बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का फॉर्मूला तैयार करना था। शुरुआत में कमेटी को 2 महीने का वक्त दिया गया और फिर 15 अगस्त तक के लिए इसकी मियाद बढ़ा दी गई थी। टीम
न्यूज नेशन। तो बुधवार का दिन हिंदुस्तान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में हिंदुस्तान के सच की जीत हुई है और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। भारतीय सपूत कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर मौत की सजा देने वाले पाकिस्तान को आईसीजे ने कड़ी फटकार लगाई। आईसीजे ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। जैसे ही ये फैसला सामने आया, नीदरलैंड से लेकर इंडिया तक वंदे मातरम गूंजने लगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया की नजर आज नीदरलैंड के हेग के आईसीजे पर टिकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आज आईसीजे में क्या सच की ही जीत होगी या फिर पाकिस्तान का प्रपंच कामयाब होगा। भारतीय समय अनुसार जैसे ही शाम के 5:30 बजे हेग में मौजूद हर किसी की आंखें 16 जजों की तरफ देख रही थी। जैसे जैसे कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे पाकिस्तान के चेहरे से झूठ का मुखौटा उतरने लगा। अपने 42 पेज के फैसले में जस्टिस अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने दो टूक कहा कि जब तक पाकिस्तान सही ढंग से कुलभूषण मामले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं करता, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक जारी रहेगी। कुलभूषण जाधव को जिस सैन्य अदालत के आदेश के आधार पर मौत की सजा सुनाई गई थी, उस मौत की सजा को मुलतवी कर दिया गया है। यानी कि स्पष्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने न सिर्फ हिंदुस्तान का साथ दिया, बल्कि दुनिया को यह जतलाया कि मानवाधिकार, कानून और व्यवस्था, इन चीजों को लेकर पाकिस्तान में फिलहाल कहीं कोई जगह नहीं है। यही नहीं, अदालत के 16 जजों में से 15 जजों ने एकमत होकर कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। आईसीजे के फैसले से ये साफ हो गया कि फिलहाल पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देना होगा। पाकिस्तान को कुलभूषण की फांसी की सजा पर पुनर्विचार करना होगा। कुलभूषण जाधव पर नए सिरे से ट्रायल करना होगा। पाकिस्तान ने इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की दखल पर भी सवाल उठाए थे, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सबसे बड़ी जीत जो आज हमारी हुई है, वो ये कहती है कि कुलभूषण जाधव को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद था, उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन के भीतर है। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट है, वो भारत और पाकिस्तान दोनों पर मान्य होगा। 7 समंदर पार हिंदुस्तान की इस जीत पर जश्न मनाने में हिंदुस्तानी पीछे नहीं रहे। हेग के सामने ही न्यूज नेशन के कैमरे पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगने लगे। ये जीत जितनी हिंदुस्तान के लिए खुशियां लाई, उतनी ही पाकिस्तान के लिए किरकिरी भी लाई। पाकिस्तान का एक झूठ आईसीजे में टिक नहीं पाया और आईसीजे ने पाकिस्तान को एक एक कर 3 बड़े झटके दिए। पहला झटका, कुलभूषण की फांसी पर रोक। दूसरा झटका, कुलभूषण को मिले काउंसलर एक्सेस। तीसरा झटका, वियना कन्वेंशन का दोषी साबित हुआ पार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी बात सामने रखी है। उसने 3-4 बातें स्पष्ट कर दी हैं। सबसे पहला, मानवाधिकार का उल्लंघन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने किया और कुलभूषण जाधव का मुकदमा इस पूरे मामले को स्पष्टता से दुनिया के सामने रखता है। दूसरा, पाकिस्तान की सैनिक अदालत किसी भी प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करती। वहां कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है और जो अक्यूज्ड है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यह बात भी आज दुनिया के सामने स्पष्ट होती दिखाई दी। और तीसरा और सबसे बड़ा, कुलभूषण जाधव के जरिए पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित और प्रोत्साहित कर रहा है, जो कि अपने आप में सिरे से खारिज किया भारत ने और आज उस पर एक तरह से बड़ी मुहर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा लगी है। आईसीजे में कुलभूषण जाधव का मामला करीब 2 साल और 2 महीने तक चला। भारत 8 मई 2017 को आईसीजे पहुंचा था और पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की शर्तों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया था। आईसीजे ने भारत की ये आपत्ति सही पाई। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर बेइज्जत हो चुका है। उसके पास अब पछताने और कुलभूषण के साथ न्याय करने के अलावा कोई चारा नहीं। इस जजमेंट को 15 बनाम 1 पारित किया गया, यानी कि 15 जजों ने इस जजमेंट पर अपनी सहमति रखी है और सिर्फ एक जज ने अपनी असहमति जाहिर की है। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे वो जज कौन है।
पाकिस्तान मूल के जज ने इस जजमेंट से अपने आप को अलग रखा है, असहमति सामने रखी है। शायद ये कहा जा सकता है कि कई बार न्याय के सामने भी देश का रंग कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यह फैसला न सिर्फ हिंदुस्तान के पक्ष में है बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखता है। कैमरामैन आरिफ खान के साथ मैं अजय कुमार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग से न्यूज नेशन के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। 5 ब्लॉक में बने इस बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट में कामकाज के लिए आसानी में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 12.19 एकड़ में 885 करोड़ की लागत से बनी नई बिल्डिंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। लेकिन 12.19 एकड़ में बनी इस बिल्डिंग में 5 ब्लॉक है, जिसे अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए पुरानी इमारत से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक काम, मुकदमों की फाइलिंग, कोर्ट के आदेशों की कॉपियां लेने का काम नई बिल्डिंग में होगा। बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बड़े सोलर पैनल लगे हैं, जिससे 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में इतनी ज्यादा मात्रा में सोलर पावर पैदा करने वाली इमारत फिलहाल कोई नहीं है। नई बिल्डिंग में 885 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जजों और वकीलों के लिए देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई गई है। नई तकनीक की एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जो सेंसर पर काम करती हैं और अंधेरा होने पर खुद ब खुद जल उठेंगी, जबकि किसी के ना रहने पर लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी। नई इमारत में सुप्रीम कोर्ट की सभी फाइलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का 9 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। ये सभी फैसले 9 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। With the court at full strength, with a new building complex, and with a commemorable program of translating judgments into Indian languages in operation, the Supreme Court is at a very exciting phase in its long and illustrious history. आपको बता दें कि नई इमारत की नींव 27 सितंबर 2012 को रखी गई थी। उम्मीद है कि नई बिल्डिंग बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में मदद मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। तो सुप्रीम कोर्ट की ये नई इमारत कई मायनों में खास है। 12.19 एकड़ में ये पूरी इमारत बनाई गई है, जो पुरानी इमारत से जिसे जोड़ा गया है। और ख़ास बात ये है कि ये जो इमारत है वो सौर ऊर्जा पैदा करेगी, जिससे बिजली उत्पादन का जो लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।